हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 20 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कुछ कोर्सेज के बारे में। एक तो ये ग्रामर का कोर्स चल रहा है एप्लीकेशन पर, और इस कोर्स में अब तक नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। आज से एडवर्ब यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। हर एक वीडियो सेशन का PDF यहाँ पर उपलब्ध है। साथ में हम वर्ड्स भी डिस्कस करते हैं, वोकैबुलरी भी एनरिच आपकी होगी, और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर लें, ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अतिरिक्त सबसे पहले तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है इसके लिए, और इसके अलावा बहुत सारे और कोर्सेज भी हैं। कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले नज़र आता है। यहाँ पर क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स उपलब्ध है, जहाँ PDF विद वीडियो सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है। कुछ ई बुक्स भी हैं। ई बुक्स में 3 ई बुक्स हैं एडिटोरियल वर्ड्स की। एक ई बुक है मॉक टेस्ट की, जिसमें एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए मॉक टेस्ट पेपर्स उपलब्ध हैं। ये 3 जो ई बुक्स हैं उसमें पिछले पूरे साल के 2020 के पूरे जितने भी 2 एडिटोरियल्स मैंने पढ़ाए हैं पर डे, उन सभी के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो 1 जनवरी से लेकर जुलाई तक की बुक है, जून तक की बुक है, एक जुलाई, अगस्त एंड सितंबर की है, और तीसरा जो एडिशन अभी हमने लॉन्च किया है वो है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का। तो ये बाई कर सकते हैं। ये वाला कोर्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि दोनों एडिटोरियल्स का PDF मिले, आप चाहते हैं कि दोनों एडिटोरियल, एक एडिटोरियल एक्स्ट्रा पढ़ा जाए इसके अतिरिक्त, तो आप ये कोर्स बाई कर सकते हैं। तब हम स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए, अदर्स समन्ड इंक्लूड्स। अदर्स अन्य जिनको समन किया गया। समन का मतलब होता है ऑफिशियल तरीके से बुलाना, ठीक है। अन्य लोग जिनको बुलाया गया उसमें शामिल हैं। एक बात देखो, समझो, अदर्स दे रखा है, फिर उसमें इंक्लूड्स कैसे आ सकता है, ठीक है। अदर्स समन्ड, अन्य लोग जिनको बुलाया गया है उसमें शामिल हैं। अब ये शामिल हैं एक्चुअल में ये जो आपको लगाना है प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है। इसलिए यहां पे इंक्लूड्स नहीं आएगा, इंक्लूड आएगा। तो आपका आंसर जो है वो होगा 1 नंबर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। लॉ ऑफिसर्स जो हैं सरकार के, जो कानून अधिकारी हैं सरकार के, टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, दैट एंटी नेशनल फोर्सेज, कि जो गैर राष्ट्रवादी, जो मतलब ताकतें हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, दैट हैव इनफिल्टर्ड, जो कि घुसपैठ करके आ चुके हैं। इनफिल्टर का मतलब घुसपैठ करना होता है। यहां आप समझिए कि कंजंक्शन से पहले आप देखेंगे यहाँ पे टोल्ड दे रखा है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट का स्टेटमेंट है। और जब ये चीजें आप पढ़ते हो नरेशन में, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में हम जाते हैं, तो ये सब चीज देखने को मिलती है आपको। तो यहाँ पे फिर हैव नहीं होना चाहिए, हैड होना चाहिए, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। और तीसरा है द NIAs, ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। मूव कैन नॉट बी सीन, इस मूव को नहीं देखा जा सकता। डिलिंक्ड फ्रॉम मतलब इसको अलग से नहीं देख सकते आप, लिंक करके ही देखना पड़ेगा, जोड़कर ही देखना पड़ेगा। दिस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, तो इस व्यापक संदर्भ से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, कोई एरर यहाँ पे नहीं है। आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए नो एरर, ठीक है। और ये एरर्स चूंकि पता ही आपको, आर्टिकल से हम डिस्कस करते हैं, तो आर्टिकल में सब सेंटेंसेस हम डिस्कस कर ही लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, इन बैड फेथ। इस एडिटोरियल का टाइटल है इन बैड फेथ। इन बैड फेथ से मतलब है खराब नीयत से किया हुआ। अगर यहाँ पे होता इन गुड फेथ, तो इसका मतलब होता अच्छी नीयत से किया हुआ। किसके बारे में आर्टिकल है? आपको पता है किसानों का आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है। अब सरकार किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए एक नया हथकंडा अपना रही है। अब कोई एक नया, मतलब कहें, आप लोग जानते ही हैं कि जैसे ही आपको लगता है सरकार को कि हमारे खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, तो उन आवाज़ों को दबाने के लिए कुछ जाने पहचाने हथकंडे सरकार यूज करती रही है। लेखक के अनुसार ये व्यूज हैं, ठीक है। जाने पहचाने हथकंडे यूज करती रही है, जिसमें कि सरकार राजद्रोह का आरोप लगा देती है जो भी डिसेंटर होते हैं उनके खिलाफ। तो ऐसा ही कुछ प्रोसेस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन बैड फेथ नाम से आज का एडिटोरियल है। एंड तक देखना, जरूर से शेयर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अब तक, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना। और अगर पसंद आता हो सेशन तो लाइक करना मत भूलना। आइए स्टार्ट करें। द NIA's डिसीजन, NIA का निर्णय। NIA क्या है बताया था मैंने, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ठीक है। इसका निर्णय क्या निर्णय है? टू समन पीपल, लोगों को बुलाने का। अब समन का मतलब होता है ऑफिशियल तरीके से किसी को बुलाना, ठीक है। समन भेजना होता है, कोर्ट के द्वारा बुलाना होता है, वैसा ही। तो NIA का निर्णय लोगों को बुलाने का। कौन से लोग? अब ये एसोसिएटेड है, वो एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पे। वो लोग जो जुड़े हुए हैं किसके साथ? विद द ऑनगोइंग फार्मर्स,
एजिटेशन, जो हाल फिलहाल फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है। एजिटेशन का मतलब विद्रोह होता है, ठीक है, आंदोलन कह सकते हैं। ऑनगोइंग का मतलब जो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यूअस है, उससे जुड़े हुए लोगों को बुलाने का किस रूप में बुलाना चाहती है सरकार? एज विटनेसेस, गवाह के रूप में। गवाह किसके? इन अ सेडिशन केस। ये तो आपको जाना पहचाना वर्ड हो गया, सेडिशन बहुत सुना होगा आपने। सेडिशन का मतलब है राजद्रोह। राजद्रोह के केस में इज, अब ये इज है, इस डिसीजन को देखकर लग रहा है ये डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, ये असाधारण है, असामान्य बात है, साधारण नहीं है। इवन इफ, चाहे, नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, लेखक कह रहा है चाहे ये पूरी तरीके से सरप्राइजिंग ना हो, आश्चर्यजनक ना हो, अचंभित करने वाला ना हो, लेकिन ये है असामान्य बात, सामान्य बात नहीं है। अचंभित करने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ऐसा पहले भी करती रही है, इसलिए इसमें अचंभे की बात नहीं लगती है, लेकिन ये है असामान्य काम। एक बार फिर समझना, एनआईए का निर्णय लोगों को बुलाने का, कौन से लोग जो जुड़े हुए हैं वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन से, किस रूप में बुलाना चाह रही है? गवाह के रूप में। किस में? राजद्रोह के केस में। वो एक असामान्य सी बात है, चाहे आप इसे पूरी तरीके से सरप्राइजिंग ना कहें, लेकिन आश्चर्यजनक जरूर है। एंटायरली का मतलब कंप्लीटली होता है, टोटली होता है। एंटायरली यहाँ पे एडवर्ब है, एंटायरली का मतलब है कंप्लीटली, पूरे तरीके से। सरप्राइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब की ही रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एडवर्ब लगा दिया। पंजाबी एक्टर दीप सिंधु एंड फार्मर्स लीडर बलदेव सिंह सिरसा, ये नाम है। पंजाबी एक्टर हैं एक तो दीप सिद्धू और दूसरे किसानों के नेता हैं, फार्मर्स लीडर है। देखो किसान यहाँ पे प्लूरल है, फार्मर्स यहाँ पे प्लूरल है। अब उसके साथ आपको जेनिटिव केस लगाना है, अपोस्ट्रोफे लगाना है। तो जब कोई शब्द प्लूरल हो जिसके एंड में एस और यस हो, उसके साथ में अपोस्ट्रोफे लगाने का तरीका होता है एस के बाद में आप अपोस्ट्रोफे पुट करेंगे, ठीक है। तो किसानों के नेता बलदेव सिंह सिरसा और ये दीप सिद्धू, ये कौन है? आर अमंग 40 पीपल, ये 40 लोगों में से हैं। ये उन 40 लोग, मतलब बुलाए कितने लोग हैं? 40। उन 40 में से दो मुख्य नाम लेखक ने बता दिए। इट हैज समन, इट यहाँ पे एनआईए के लिए है, हैज समन जिसे एनआईए ने बुलाया है। इन कनेक्शन विद मतलब इस संबंध में, एसोसिएटेड दे रखा था ना, उसके स्थान पे यहाँ पे इसने इन कनेक्शन विद कर दिया। अब फ्रेश केस, एक नए केस के संबंध में। कौन सा केस? जो रजिस्टर किया गया कब? 15 दिसंबर को। जब आप कोई डेट की बात करते हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं, तो ये ऑन है। 2020 15 दिसंबर 2020 को रजिस्टर किया गया था। किसके खिलाफ? ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, इस संस्थान के खिलाफ दे रखा कॉमा लगा के। ये यूएस आधारित एक संस्थान है, दैट इज बैंड बाय इंडिया, जिसे कि भारत ने बैन किया हुआ है, जिसे भारत में प्रतिबंध लगा रखा है। समझ में आ रही बात? फिर समझना, जो 40 लोग बुलाए गए उनमें ये दो नाम भी शामिल हैं, ठीक है। और किस लिए बुलाया गया है? एक कनेक्शन है, एक नया केस रजिस्टर किया गया था 15 दिसंबर 2020 में। किसके खिलाफ? सिख फॉर जस्टिस, इस संगठन के खिलाफ। ये संगठन यूएस में है, भारत में इसको बैन किया हुआ है, ठीक है। इसमें गवाह बनने के लिए यहां पे इन लोगों को बुलाया गया है। आगे देखो, अदर्स समन्ड। अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो अपनी एरर्स थी उसमें पहली एरर ये थी, अदर्स समन्ड, अन्य लोग जिनको बुलाया गया है। अब देखो 40 में से दो तो नाम गिना दिए, अन्य लोग जिनको बुलाया गया है उसमें शामिल हैं, इंक्लूड है। कौन कौन? फंक्शनरीज। फंक्शनरीज का मतलब कार्यकर्ता। किसके? खालसा एड। अब ये देखो नाम कैपिटल में है, इसका मतलब इसको संगठन मानो आप, ठीक है। अब आगे दे रखा है खालसा एड क्या है? अ सिख चैरिटी, एक सिख चैरिटी है। चैरिटी मतलब जहां पे दया धर्म के काम होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। दैट प्रोवाइडेड, दैट यहां पे आ रहा है, इस सिख चैरिटी के लिए इसने क्या किया? ये खालसा एड के लिए इसने क्या किया? इसने प्रोवाइड किया क्या? मटेरियल सपोर्ट, मतलब वस्तुओं का सपोर्ट दिया, जैसे कि खाने पीने की व्यवस्था कर दी, जैसे कि सोने के लिए इंतजाम कर दिए। ये सब इन्होंने सपोर्ट किया। किसका? टू एजिटेटिंग फार्मर्स, वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं। एजिटेटिंग फार्मर्स का मतलब हो गया, ये नाउन है, वो एडजेक्टिव है, ऐसे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं। एंड दोज, और वो लोग, और उनको बुलाया गया हु यहां पे दोज के लिए आ रहा है। ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी किचन, जिन्होंने एक कम्युनिटी किचन को ऑर्गेनाइज किया, मतलब एक रसोई घर भी बना के दिया, एक पूरा मिलजुल कर एक सामूहिक रसोई चलाने का इंतजाम भी किया। फॉर देम, उनके लिए। देम कौन है? एजिटेटिंग फार्मर्स हैं, जो विद्रोह कर रहे किसान हैं, आंदोलन कर रहे किसान हैं, उनके लिए है। बात समझ में आ गई होगी। तो अन्य लोग जिनको बुलाया गया उसमें खालसा एड के कार्यकर्ता शामिल हैं।
खालसा एड एक सिख चैरिटी है। जिसने की क्या किया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो अपने एंटेसिडेंट को रिलेट करेगा। जिसने मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड किया एजिटेटिंग फार्मर्स को, और वो लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया कम्युनिटी किचन को उनके लिए। बात समझ में आ गई होगी। द इंसिनिवेशन, इंसिनिवेशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक सजेशन कह सकते हो, इनडायरेक्ट हिंट बोल सकते हो, ठीक है। ये इंसिनिवेशन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब एक तरह से हिंट कह सकते हो आप, ठीक है, या सजेशन कह सकते हो। मतलब संकेत को, इशारे को बोलते हैं इंसिनिवेशन। मतलब डायरेक्ट इसमें संकेत नहीं होता, इनडायरेक्ट तरीके से किसी की ओर इशारा करना बोलते हैं। तो कह रहा है कि NIA का जो ये इंसिनिवेशन है, इशारा है, इन द वेरी एक्ट, वेरी का प्रयोग कर रहे हो आप एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। ये देखो एक्ट तो यहाँ पे नाउन है, वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में, और वेरी यहाँ पे एम्फेटिक एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये इस एक्ट पर जोर देने के लिए आ रहा है, ये वही कार्य है, ठीक है। ऑफ समनिंग देम, उनको बुलाने का, एज विटनेसेस, गवाह के रूप में, फॉलोज, ये किसके बाद में आया है, मतलब इससे पहले घटना घटी है, उसके बाद में ये सब कुछ हुआ है। ये फॉलो करता है किस चीज को? स्टेटमेंट्स, जो वक्तव्य, स्टेटमेंट्स दिए गए किसके द्वारा? बीजेपी नेताओं के द्वारा। कौन से स्टेटमेंट्स? तो वो स्टेटमेंट्स दैट लिंक्ड द एजिटेशन। अब ये लीडर्स के लिए नहीं आ रहा, ये स्टेटमेंट्स के लिए आ रहा है। वो स्टेटमेंट जो जुड़े हुए हैं एजिटेशन टू खालिस्तानी सेपरेटिज्म। खालिस्तानी सेपरेटिज्म का मतलब हो गया खालिस्तानी जो अलगाववाद फैलाने वाले लोग हैं, उनसे मतलब जो उनका जो एजिटेशन है उससे जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है? फिर समझना, कहना क्या चाहता है, जो NIA का एक अप्रत्यक्ष इशारा, एक इनडायरेक्ट जो इशारा है, इस काम में, इसी काम की बात कर रहा है जो हम चर्चा करके आए हैं, ठीक है। उनको बुलाने का, गवाह के रूप में बुलाया है जो NIA ने। ये क्यों हुआ है? क्योंकि बीजेपी के नेता पहले बात करते रहे हैं इस बारे में। कैसी बात करते रहे हैं? वो खालिस्तानी सेपरेटिज्म की बात करते रहे हैं, ठीक है। मतलब इस एजिटेशन को, इस आंदोलन को उन्होंने खालिस्तानी सेपरेटिज्म से जोड़कर देखा है। लिंक के साथ में टू लगता है, तो देखो लिंक में टू लग रखा है। तो इस आंदोलन को उन्होंने खालिस्तानी अलगाववाद से जोड़ा था पहले भी, आपने सुना होगा ये स्टेटमेंट न्यूज चैनल्स पर। तो इसके बाद में ये सब कुछ हुआ है। बात समझ में आ गई? लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, अब ये दूसरा एरर वाला क्वेश्चन है। गवर्नमेंट के जो लॉ ऑफिसर्स हैं, टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। अब ये लास्ट वीक आ गया तो देखो पास्ट इंडेफिनिट आना ही था। लास्ट के साथ आप वीक लगाओ, मंथ लगाओ, ईयर लगाओ, इसमें आप सेकंड फॉर्म लगाते हो तो ये टोल्ड सेकंड फॉर्म है। क्या बताया? ये कंजंक्शन आ गया। एंटी नेशनल फोर्सेज की जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ये बताया कि राष्ट्र विरोधी ताकतें दैट हैड इनफिल्टर्ड, इनफिल्टर्ड का मतलब होता है घुसपैठ करना। इनफिल्टर्ड का मतलब क्या होता है? घुसपैठ करना, इनफिल्ट्रेटेड। तो यहां पे इनफिल्ट्रेशन घुसपैठ है, इसको क्रीप इनटू कह सकते हो, ठीक है। इनफिल्ट्रेट जो होता है इसका मतलब क्रीप इनटू कह सकते हो, स्नीक इनटू कह सकते हो, क्रीप इन या स्नीक इनटू। ये क्रीप है भाई, CREEP, CREEP, क्रीप इन कर दो, क्रीप इन और स्नीक इनटू, ठीक है। इसका मतलब है चोरी छिपे, अगर आप एंटर कर जाते हो किसी दूसरे की टेरिटरी में तो वो घुसपैठ है, ठीक है। इसको इन्फिल्ट्रेट कहते हैं। तो कह रहा है कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतें, अब ये दैट इसके लिए आ रहा है, जो कि घुसपैठ जिसने की थी, प्रोटेस्ट, इन विद्रोहों के अंदर, इस आंदोलन में वो लोग भी आ गए चोरी छुपे। वर मिसलीडिंग द फार्मर्स, और ये किसानों को मिसलीड कर रहे थे, ये भ्रमित कर रहे थे। बात समझ में आ गई? आगे देखो, दिस पोर्ट्रेयल, पोर्ट्रेयल है वो पोर्ट्रे करने का प्रोसेस है। पोर्ट्रे का मतलब डेपिक्ट करना होता है, चित्रित करना होता है, और चित्रित करने की प्रक्रिया को पोर्ट्रेयल बोलते हैं। तो ये जो क्रिटिक्स ऑफ ए गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब एक सरकारी नीति है, उसके आलोचनाओं को चित्रित करने का जो ये प्रोसेस है, ठीक है, मतलब उसको क्रिटिक्स जो है उसके, गवर्नमेंट की पॉलिसी के जो आलोचक हैं, उनका जो पोर्ट्रेयल है, उनका जो चित्रण किया गया है कि कोई भी अगर असहमत सरकार की नीति से, किस रूप में किया गया है? एज ईदर मिसलेड, कि या तो वो भ्रमित हो गए हैं, मिसलेड किए गए हैं, है ना, या फिर इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, पता नहीं है उनको, या फिर एंटी नेशनल एक्टर्स, या फिर वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ठीक है। फोर क्लोजेज, तो ये जो चित्रण किया गया है ये रोकता है। फोर क्लोज का मतलब होता है प्रिवेंट करना,
खारिज करने को, रूल आउट करने को, प्रिवेंट करने को, तो ये रोकता है किसको? ऑल पॉसिबिलिटी, सारी संभावना को। संभावना किसकी? ऑफ एनी ऑनेस्ट डायलॉग, की कोई भी ईमानदारी पूर्ण बातचीत हो पाए, डायलॉग का मतलब बातचीत, विद देम, उनके साथ, इस चीज की संभावना को ही खारिज कर देता है। फिर ये बात समझ में आ रही है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के जो आलोचक हैं उनका चित्रण आप किस रूप में कर रहे हो कि ये आलोचक वो हैं जिनको भ्रमित किया गया है, या फिर वो हैं जिनको पता ही नहीं है, अज्ञानी है, इग्नोरेंट है, या फिर उनको कहा है कि राष्ट्र विरोधी हैं। इस प्रकार की जो बातें आप कर रहे हो, इस पर चित्रण जो कर रहे हो, ये जो कोई भी संभावना है कि ईमानदारी से उनके साथ बातचीत हो सकती है किसानों के साथ, उन प्रकार की संभावना को ही खत्म करता है, प्रिवेंट करता है, रूल आउट करता है, खारिज करता है। सिरे से खारिज करने को रूल आउट बोल सकते हो। दैट मे नॉट बी एन अनइंटेंडेड आउटकम, अनइंटेंडेड गैर इरादतन आउटकम, परिणाम। दैट, ये जो चीज है, में संभावना के लिए आता है, हो सकता है कि ये गैर इरादतन परिणाम ना हो, मतलब ऐसा जानबूझकर किया गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। फॉर अ गवर्नमेंट, मतलब किसके लिए? सरकार के लिए। सरकार कौन सी? दैट इसी के लिए आ रहा है। दैट हैज नेवर बीन एंथुजियास्टिक, वो सरकार जो कभी उत्साहित नहीं रही है, जो सरकार कभी उत्साहित नहीं रही है अबाउट कंसल्टेटिव प्रोसेसेस। किसके लिए? ऐसे प्रक्रियाओं के लिए, ऐसे तौर तरीकों के लिए जो कंसल्टेटिव हो। कंसल्टेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। कंसल्टेटिव मतलब जो कंसल्टेशन से सुलझ सकते हो, जो बातचीत से मामले सुलझ सकते हो, ऐसे मतलब इनका रुझान रहा ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि ये कोई जो परिणाम निकल कर आया है ना सरकार के लिए, वो ऐसा जरूरी नहीं है गैर इरादतन हो, मतलब ये हो सकता है कि जानबूझकर ऐसा किया गया हो ऐसी सरकार के लिए जो सरकार कभी भी कंसल्टेटिव प्रोसेसेस के लिए कभी भी एंथुजियास्टिक नहीं रही है। इन दिस इंस्टेंस, इस उदाहरण में, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। इस उदाहरण में द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट, सरकार और जो कोर्ट है, प्रोफर, प्रोफर का मतलब क्या होता है? ऑफर। प्रोफर से मतलब होता है ऑफर, या फिर कह सकते हो एक्सटेंड, प्रस्ताव रखना, एक्सटेंड करना, प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, ये सब प्रोफर के मीनिंग होते हैं। ठीक है। तो कह रहा है इस उदाहरण में सरकार और कोर्ट यहां डायलॉग का ऑफर कर रहे हैं विद प्रोटेस्टर्स। किसके साथ? मतलब इस उदाहरण का मतलब ये जो आंदोलन चल रहा है, वर्तमान जो केस चल रहा है, इसमें सरकार और कोर्ट दोनों ही डायलॉग का ऑफर कर रहे हैं कि बातचीत करो। किसके साथ बातचीत? प्रोटेस्टर्स, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ। प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्ट करने वाले लोग। वाइल एजेंसीज, जबकि एजेंसी जैसे कि एनआईए जैसी एजेंसीज हैं। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब एक तो होता है रोजगार देना, एक होता है लागू करना, लगाना, वो लगा रही है। इंटीमिडेटरी मेजर्स, मेजर्स का मतलब स्टेप्स, उपाय, कदम। इंटीमिडेटरी में डराने वाले। एक वर्ड होता है इंटीमिडेट, इंटीमिडेट ये वर्ड होता है। इस इंटीमिडेट वर्ड का मतलब होता है फ्राइटन, डराना। ठीक है। टेरिफाई, डराना, ये होता है इंटीमिडेट का मतलब। तो ये जो मतलब एजेंसीज हैं वो कौन से तरीके लगा रही हैं? डराने वाले, धमकाने वाले तरीके। अगेंस्ट देम, किनके खिलाफ? वो जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके खिलाफ। तो इस मामले में क्या हो रहा है? इस मामले में सरकार और कोर्ट तो कह रही है कि बातचीत की जाए, बैठकर बात करते हैं प्रोटेस्टर्स के साथ, जबकि एजेंसी जो हैं वो डराने धमकाने वाली चीजें यहां पे लगा रही हैं उन किसानों के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, एफर्ट्स टू अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना, इसका मतलब वीकन, ये काफी बड़ा वर्ड आ चुका है, बहुत पहले भी आ चुका है। वीकन, डिबिलिटेट भी होता है, डिबिलिटेट। ठीक है। तो कह रहा है एफर्ट्स, प्रयास, किसके? अंडरमाइन करने के, कमजोर करने के। कमजोर किसको करना है? द लेजिटिमेसी, वैधता, वैलिडिटी ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स, जो भी राजनेता हैं उनकी। अपोज्ड टू, राजनेता कौन से? जो विरोध में है। अपोज्ड में टू लगता है, किसके विरोध में है? सरकार के। हैव एक्वायर्ड, तो ये जो एफर्ट्स हैं उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, कैसा पैटर्न? एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न, ऐसा तरीका, ऐसा पैटर्न जो कि प्रेडिक्टेबल, इसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हो, जाना पहचाना है, पहले से आप जानते हो ऐसा ऐसा ही होना है, वैसा ही हो रहा है। तो कह रहा है कि पॉलिटिकल एक्टर्स की लेजिटिमेसी को कमजोर करने की प्रक्रिया, मतलब जो भी राजनेता हैं उनके उन राजनेताओं के लेजिटिमेसी की, वो जो बोल रहे हैं वो वैध बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, है ना, या फिर उनकी लेजिटिमेसी जो है, उन चीजों को कमजोर करने के जो प्रयास हैं, कौन से राजनेता? जो सरकार के विरोध में है उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे प्रयास, ये वो प्रयास हैं जिन्होंने एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न प्राप्त कर लिया है, क्योंकि ऐसा ही होता रहा है हमेशा। जो भी असहमति दर्शाता है उनको
मतलब उनकी लेजिटिमेसी को कमजोर करने का काम किया जाता है, उनको देशद्रोही कहा जाता है, ये सब है। इट्स क्रिटिक्स, इसके जो आलोचक हैं, किसके, सरकार के आलोचक, आर रूटीनली मतलब नियमित रूप से ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, लेबल्ड, उन पर ठप्पा लगाया जाता है, एंटी नेशनल, कि राष्ट्र विरोधी हैं, बाई सोशल मीडिया ट्रोल्स, किसके द्वारा, सोशल मीडिया ट्रोल्स का मतलब क्या होता है, तो सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले लोग वो हैं जो आपको परेशान करते हैं सोशल मीडिया पर, जो आपके द्वारा किए गए की ट्वीट पर या पोस्ट पर फिर आपको परेशान करेंगे, टीज करेंगे, उनको ट्रोल्स बोलते हैं, फंक्शनरीज का कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है। तो इसके जो आलोचक हैं, सरकार के जो आलोचक हैं, उनको नियमित रूप से ठप्पा लगाया जाता है कि ये राष्ट्रद्रोही हैं सोशल मीडिया ट्रोल्स के द्वारा, या फिर जो रूलिंग बीजेपी है, सत्ताधारी बीजेपी है, उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसा काम होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस फॉलो, फिर क्या होती है, जांच पड़ताल चलती है उनकी, राष्ट्र विरोधी कहोगे पहले, फिर जांच पड़ताल चालू हो जाएगी, और किसके द्वारा, अक्सर सेंट्रल एजेंसीज ऐसा काम करती हैं, अक्सर ऐसा काम केंद्रीय एजेंसीज करती हैं, और एनआईए करता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय करता है। समझ में आ रही है बात, मतलब पहले तो कर देते हैं राष्ट्र विरोधी, थप्पा लगा देंगे, उसके बाद जांच पड़ताल बैठाएंगे, और जांच पड़ताल करता कौन है, ये सब करते हैं। द स्टेट रेस्पॉन्सेज, कह रहा सरकार की जो प्रतिक्रियाएं, स्टेट का राज्य नहीं है, सरकार है, सरकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं, किसके प्रति, टू एजिटेटर्स, जो आंदोलनकारी हैं उनके प्रति, इन कश्मीर में भीमा कोरेगांव केस में, एंड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और जो नागरिक संशोधन अधिनियम जो लेके आए थे उसके खिलाफ जो विद्रोह हुए थे, उसमें जो सरकार की प्रतिक्रिया रही, हैव बीन हैवी हैंडेड, वो प्रतिक्रियाएं कैसी रही, हैव बीन रही हैवी हैंडेड, निरंकुश, ये कल भी आया था, ऑपरेसिव, निरंकुश को बोलते हैं, हैवी हैंडेड का डिक्टेटोरियल बोलते हैं, तानाशाहीपूर्ण रही कह सकते हो, ठीक है। तो राज्य की प्रतिक्रियाएं किसके प्रति, जो आंदोलनकारी हैं, कहां कहां पे आंदोलन करने वाले, कि कश्मीर में आंदोलन किया, आपने देखा कश्मीर के अंदर जो ये हुआ था 5 अगस्त 2019 को, जो स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया था, उसमें जो आंदोलन हुए, भीमा कोरेगांव केस जो हुआ, ठीक है। फिर ये यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आपने देखा पिछले साल, इसके खिलाफ जो विद्रोह हुए, एक्ट जहां भी आता है वहां दया लगता है, तो यहाँ दया लगा हुआ है ना, ये सब हैवी हैंडेड रहे हैं, ठीक है, ये निरंकुश रहे हैं, डिक्टेटोरियल रहे हैं। दैट प्रोबेबली इज द मैसेज, तो कह रहा है वो जो चीज है, प्रोबेबली शायद, इज द मैसेज, ये एक संदेश है, दैट की द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू कन्वे टू ऑल डिसेंटर्स। तो ये जो मैसेज है वो सरकार जो है वो सभी डिसेंटर्स को, सभी असहमत लोगों को, डिसेंटर्स का मतलब डिसीडेंट, डिसेंटर का मतलब होता है डिसीडेंट, ऐसे लोग जो असहमत हैं उनको एक मैसेज देना चाहती है, करंट एंड प्रोस्पेक्टिव, चाहे वर्तमान में हो या प्रोस्पेक्टिव संभावित हो, ये प्रोस्पेक्टिव का मतलब पॉसिबल या पोटेंशियल, पोटेंशियल कह सकते हो या पॉसिबल कह सकते हो। तो वर्तमान में जो सरकार से असहमत लोग हैं वो, या भविष्य में ऐसे लोग जो ऐसे बन सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उन सभी को एक मैसेज कन्वे करना चाहती है सरकार, क्या, इट विल नॉट फील रिस्ट्रेंड, कि सरकार जो है वो रिस्ट्रेंड का मतलब कह सकते हो बंधी हुई है ना, रिस्ट्रेंड का नियंत्रित ऐसा महसूस नहीं करेगी, बाय प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों के द्वारा, सिद्धांत कौन से, फेडरलिज्म के, संघवाद के। संघवाद क्या होता है, संघवाद का मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर काम करते हैं, उसे कहते हैं फेडरलिज्म। और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, या फिर सरकार बंधी हुई महसूस नहीं करेगी लोकतांत्रिक मूल्यों से, लोकतांत्रिक नियमों से। किस चीज में, इन पुटिंग डाउन प्रोटेस्ट, पुट डाउन का मतलब है यहाँ पे, पुट डाउन के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है प्रोटेस्ट को फोर्स से दबाना, ठीक है, विद्रोह कोई भी कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसको बलपूर्वक दबाने को बोलते हैं पुट डाउन, समझ रहे हो। तो कह रहा है दैट प्रोबेबली इज द मैसेज, तो ये जो चीज है प्रोबेबली इज द मैसेज, ये एक संदेश है, दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू कन्वे, जो कि सरकार सभी को कन्वे करना चाहती है। कौन सभी, जो भी असहमत लोग हैं उनको, चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में पैदा होने वाले हो, क्या, कि सरकार कभी भी रिस्ट्रेंट महसूस नहीं करेगी, ऐसा महसूस नहीं करेगी बंधी हुई सिद्धांतों से। सिद्धांत कौन से, फेडरलिज्म के सिद्धांत, के लोकतांत्रिक मूल्यों के सिद्धांत, किस चीज में, प्रोटेस्ट को दबाने में, समझ रहे हो। द एनआईए's मूव, जो एनआईए का जो कदम है, ये भी जो कदम है, समन किया है कुछ लोगों को, है ना, विटनेस के रूप में बुलाया है, कैन नॉट बी सीन, ये पैसिव वॉइस हो गया, ये भी एक कॉमन एरर में दिया था मैंने, इसको नहीं देखा जा सकता, डीलिंक्ड फ्रॉम
मतलब इससे अलग नहीं देख सकते आप। लिंक का ऑपोजिट है डीलिंक, मतलब इससे अलग नहीं देख सकते। किससे अलग? दिस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, कि बहुत बड़ा व्यापक जो संदर्भ है जो हमने डिस्कस किया है पूरा कहानी, है ना, उससे अलग आप इसको भी नहीं देख सकते। ये वाला कदम भी कुछ ऐसा ही है, इससे अलग नहीं है। सिक्स अब्रोड, अब्रोड का मतलब विदेश में, वो सिख जो कि विदेश में है, आर ए वाइब्रेंट सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब तबका, हिस्सा, पार्ट, ठीक है। वाइब्रेंट का मतलब ऊर्जाशील, क्रियाशील, एक्टिव, लाइवली, विविड, ये सब मीनिंग होते हैं। तो ये एक बड़ा ही उत्साहित तबका है। उत्साहित मतलब यहाँ पे महत्वपूर्ण मान लो, सिग्निफिकेंट मान लो, इंपॉर्टेंट मान लो। तो जो विदेश में रहने वाले सिख हैं वो एक ऐसा तबका है डायस्पोरा का। डायस्पोरा का मतलब है हमारे देश के या किसी भी देश के लोग विश्व में अलग अलग देशों में जाके रहते हैं, उसको डायस्पोरा बोलते हैं, ठीक है। तो जो भारतीय डायस्पोरा है, प्रवासी कह सकते हो, जो भारतीय प्रवासी हैं उनका जो तबका विदेशों में रहता है, उनमें से सिख जो डायस्पोरा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तबका है। हैविंग लिंक्स, इनका लिंक्स है, इनका कनेक्शन है किसके साथ? मदरलैंड के साथ, मातृभूमि के साथ, इंक्लूडिंग थ्रू डोनेशंस। अब ये लिंक कैसे है ना, ये कैसे मतलब मातृभूमि की सेवा करते हैं? तो इंक्लूडिंग थ्रू डोनेशंस, इनके मतलब डोनेशंस के माध्यम से, डोनेशंस आते हैं इनके, दान करते हैं ये, टू रिलीजियस एंड चैरिटी एक्टिविटीज, धार्मिक और जो दान धर्म की एक्टिविटीज होती हैं उनमें दान करते हैं ये लोग, विदेशों से फंडिंग भेजते हैं, मतलब डोनेशन भेजते हैं। अदर डायस्पोरा ग्रुप्स, अन्य जो प्रवासी समूह हैं, है ना, सिख तो एक हो गया, अन्य जो प्रवासी समूह हैं, ऑल्सो सपोर्ट एक्टिविटीज, वो भी क्या करते हैं? एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। कौन सी एक्टिविटीज? इंक्लूडिंग, ये प्रेपोजिशन है यहाँ पे। कौन सी एक्टिविटीज? जैसे एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में जो एक्टिविटीज हैं उनमें, ठीक है, जो एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड्स में, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के फील्ड में जो एक्टिविटीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं अन्य डायस्पोरा जो ग्रुप्स हैं। बात समझ में आ गई? फिर कह रहा था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी सरकार हैज, अब ये मत सोचो नरेंद्र मोदी के लिए दे नहीं आ रहा, गवर्नमेंट लग रखा है इस कारण दे आ रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार जो है, हैज ए पॉलिसी, इनकी एक नीति है, क्या? हार्नेसिंग। हार्नेस का मतलब होता है यूटिलाइज करना, हार्नेस का मतलब है यूटिलाइज करना, एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। हार्नेस का मतलब है यूज करना, मेक यूज ऑफ, ये सब होते हैं सदुपयोग करना, दोहन करना कह सकते हो, संसाधनों का दोहन करना कह सकते हो। नरेंद्र मोदी सरकार की एक नीति है क्या? कि भारतीय डायस्पोरा जहां कहीं भी है, भारतीय प्रवासी लोग जहां कहीं भी हैं, उनकी ताकत को यूज करना, एवरीवेयर फॉर नेशनल प्रोग्रेस, हर जगह यूज करना राष्ट्रीय प्रगति के लिए, है ना, राष्ट्रीय प्रोग्रेस के लिए। देयर हैज टू बी ए हाई थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब लेवल है, डिग्री है, स्तर है, ठीक है। तो कह रहा देयर हैज टू बी, होना चाहिए, मतलब ये कंपल्सन है, हैज टू लगता है तो अनिवार्यता के लगता है, ऑब्लिगेशन के लगता है। क्या होना चाहिए? एक हाई थ्रेशोल्ड, एक उच्च स्तर होना चाहिए, टू कंसीडर, ये मानने के लिए, ये कंसीडर करने के लिए, एनी सच कम्युनिटी एक्टिविटी की, कैसी ऐसी कोई भी कम्युनिटी एक्टिविटी है उसको आपने एंटी नेशनल कह दिया, है ना। तो ये जो आप कहते हो ना राष्ट्र विरोधी, तो राष्ट्र विरोधी मानने के लिए आपका जो एक मापन स्तर है, भाई कहीं तो मापते होंगे आपकी, इससे ऊपर चले गए तो राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी कहलाएगी, इस सीमा को लांग गए तो राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी कहलाएगी। थोड़ा सा स्तर ऊपर करने की जरूरत है। एंड नो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब विचार विमर्श, और कोई मतलब बातचीत नहीं करते हैं आप, मतलब कोई विचार विमर्श नहीं होता। रिलीजन मस्ट इन्फ्लुएंस दैट असेसमेंट, एंड नो कंसिडरेशन रिलीजन, और जिसमें धर्म का कोई कंसिडरेशन ना हो, मस्ट इन्फ्लुएंस, तो ये जो चीज है ये निश्चित रूप से प्रभावित करेगी दैट असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन, ये हमने पिछले एडिटोरियल में डिस्कस किया था, इवैल्यूएशन के लिए काम आने वाला वर्ड है, फिर समझना। तो देयर हैज टू बी ए हायर थ्रेशोल्ड, मतलब एक उच्च स्तर, थोड़ा सा मानक आपके ऊंचे होने चाहिए कि ऐसी किसी कम्युनिटी एक्टिविटी को आप एंटी नेशनल कहते हो, है ना, तो उसके लिए आपका जो क्या कह सकते हो थ्रेशोल्ड जो है हाई होना चाहिए। और नो कंसिडरेशन ऑफ रिलीजन मस्ट इन्फ्लुएंस दैट असेसमेंट, यहां पे ये भी एक सब्जेक्ट होगा, और जहां आप धर्म पर विचार नहीं करेंगे, राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी है तो वहां पे धर्म के आधार पर ये तय नहीं करेंगे, ये जो चीज है ये भी निश्चित रूप से प्रभावित करनी चाहिए इस मूल्यांकन को। मूल्यांकन कौन, जिसे आप राष्ट्र विरोधी कह रहे हो, तो वो जो इवैल्यूएशन है उसमें धर्म भी आड़े नहीं आना चाहिए, ये लेखक की थोड़ी सलाह यहाँ पे सरकार को है। आगे देखो, द एनआईए's इंस्टेंट मूव, एनआईए का जो तत्कालिक मूव है, इंस्टेंट का मतलब तत्कालिक, तुरंत जो ये मूव है, हैज बीन कंडेम्ड, इसको कंडेम किया गया है, कंडेम का मतलब निंदा की गई है, क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है, कंडेम का मतलब है क्रिटिसाइज। तो कह रहा है कि भाई एनआईए का जो ये तत्कालिक मूव है इसमें निंदा की गई है एज इंटिमिडेशन,
इंटिमिडेशन का मतलब डराना धमकाना, अमंग अदर्स, अन्यों में, बाय द अकाली दल, मतलब बहुत सारे लोगों ने आलोचना की है, लेकिन उसमें कौन मुख्य है? अकाली दल। अकाली दल कौन हुई? अकाली दल एक पार्टी है जो कि हाल फिलहाल अब तक बीजेपी की मित्र पार्टी रही है, अब नहीं है ना, अनटिल मतलब जब तक की ने ऐसा अर्थ देता है, अब तक तो ये मित्र पार्टी रही है। तो कह रहा है कि द एनआईए's इंस्टेंट मूव हैज बीन कंडेम्ड एज इंटिमिडेशन। तो एनआईए के मूव को निंदा की गई। क्या कहा गया है कि एनआईए का जो कदम है वो धमकी भरा है, डराने का काम एनआईए कर रही है। कौन कौन इसको आलोचना कर रहा है? अकाली दल, बाकी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अकाली दल भी आलोचना कर रही है, जो बीजेपी की अलाई मित्र पार्टी रही है। स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स का मतलब है हाई हैंडेड अप्रोच, मतलब जब आप डराने धमकाने का काम करते हो, फोर्स से काम करवाते हो, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब होता है रणनीति, ठीक है। तो जो ये हाई हैंडेड आपकी अप्रोच है, जो आप जोर जबरदस्ती कोई काम करवाते हो, मे बी अनअवॉइडेबल, हो सकता है कि ये अनअवॉइडेबल हो सकता है कि ये चीज इससे अब बचा नहीं जा सकता हो। When there is an immediate threat, जब एक तत्कालिक खतरा है, इमीडिएट तत्कालिक थ्रेट, खतरा ऑफ वायलेंस, कहने का मतलब क्या है कि आप, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि तत्कालिक एक खतरा पैदा हो रहा है हिंसा का, हिंसा भड़कने वाली है, तब तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जो हाई हैंडेड अप्रोच है, डराने धमकाने वाले काम है, वो सारे करो, तब तो ये चीज अनअवॉइडेबल है, जरूर होगी। जब हिंसा का खतरा आपको लगे तब तो ये जरूर होगा ही होगा। बट रिप्लेसिंग पॉलिटिकल डायलॉग, लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग को रिप्लेस करना, राजनीतिक संवाद को रिप्लेस करना किसके साथ? स्टेट इंटिमिडेशन, मतलब आप डराने धमकाने से रिप्लेस कर देते हो इस चीज को, संवाद नहीं करते, बातचीत नहीं कर, डराने धमकाने का यूज करते हो। ये जो रिप्लेसिंग है ये जेरेंट हो गया। इज नेवर स्ट्रेटेजिकली प्रूडेंट, वो रणनीतिक तौर पर कभी भी विवेकपूर्ण नहीं हो सकती। प्रूडेंट का मतलब वाइज होता है, विवेकपूर्ण होता है, ठीक है, दूरदर्शी अप्रोच नहीं हो सकती, फार साइटेडनेस नहीं हो सकती ये चीज। स्ट्रेटेजिकली एडवर्ब है, प्रूडेंट यहां पे एडजेक्टिव है। द गवर्नमेंट मस्ट टॉक टू द फार्मर्स इन गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब अच्छी नीयत से, बैड फेथ टाइटल था, इसका मतलब बुरी नीयत से। तो गवर्नमेंट को जरूर से जरूर बात करनी चाहिए, मस्ट आ गया तो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, जरूर से जरूर बात करनी चाहिए किसानों से, अच्छी नीयत से बात करनी चाहिए। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। बात करेंगे रिवीजन की। प्रूडेंट का मतलब ही देखा हमने, वाइज होता है, तो फर्स्ट को जोड़ेंगे ई से। इंटिमिडेट है, डराने को बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा फ्राइटन। डिसेंटर का मतलब डिसिडेंट है, मतभेद को बोलते हैं, असहमत को बोलते हैं। प्रोस्पेक्टिव, पोटेंशियल, जो संभावित है, पॉसिबल है। एंड हाई हैंडेड, ओवर बियरिंग, निरंकुश, तानाशाही जो होती है। नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए, ट्रांसलेशन है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब बहुत आसान है मेरे लिए। वह तुम्हारे पिता की उम्र का है, ही इज ओल्ड एनफ टू बी योर फादर, वह तुम्हारी माँ की उम्र की है, शी इज ओल्ड एनफ टू बी योर मदर, वह तुम्हारे बड़े भाई की उम्र का है, ही इज ओल्ड एनफ टू बी योर एल्डर ब्रदर। तो ओल्ड एनफ करके टू बी लगा के जो भी रिलेशन हो बता सकते हो आप इस स्ट्रक्चर से। फिर हमारे यहाँ पानी की कमी है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर, है ना, शॉर्ट ऑफ का मतलब कमी है उस चीज की। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। अब हम मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।